होती है? कोई बताएगा व्हाट इज ऑक्सीजन बैलेंस स्टेज? सर ऑक्सीजन बैलेंसिंग स्टेज से मुराद है कि इतनी हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो कि हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सकें फ्यूल ऑयल की। जी, इसमें देखें, आपको पता है कि जो एक्सप्लोजिव है उनके उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक ऑक्सीडाइजर है, दूसरा रिड्यूसर है। तो जो ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है वो सारी कंज्यूम हो जाए इन फॉर्मिंग द मोर स्टेबल सब्सटेंसेस। और उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें स्टीम है और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। देयर इज नो सरप्लस ऑक्सीजन अवेलेबल to form nitrous oxide, or there is no deficiency of oxygen to form the carbon monoxide। तो जब डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है, और जब ऑक्सीजन सरप्लस होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड्स बनते हैं और हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस है। हमने तीनों स्टेट्स पे हमने देख लिया कि जो अवेलेबल एनर्जी होती है वो क्या होती है, और लास्ट टाइम हमने इसको स्टडी किया है और उसको एनर्जी को कैलकुलेट किया, और हमने देखा है कि जो ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट पे जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, और वो कितनी है, 0.904 किलो कैलोरीज पर ग्राम, या 904 कैलोरीज पर ग्राम। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या थे, इसमें जो है 3 मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और 1 मोल ऑफ डीजल ऑयल। और इसमें सारा हमने कैलकुलेट किया, और इसको हमने इसका जो रेशियो बाय वेट भी कैलकुलेट की, तो ये बाय वेट जो है इसकी रेशियो क्या बनती है। तो उसमें हमने कहा था कि ये जो डीजल ऑयल है वो कितना होना चाहिए इन परसेंटेज? सर 94 नहीं 5.5 तो 5.5% और 94.5% जो है वो आपके पास जो है वो अमोनियम नाइट्रेट होना चाहिए। तो ये रेशो एक आइडियल रेशो हमने फिक्स की थी कि ये रेशो होगी तो ऑक्सीजन बैलेंस रिएक्शन होगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक और बात भी की थी कि ये रेशो इन द फील्ड वाइल फॉर्मिंग द एनफो, ये रेशो मेंटेन करना, इसको इस पे बनाना एनफो को बहुत मुश्किल होता है। और इस चीज़ का जो है वो अंदेशा होता है कि कहीं जो है वो ऑक्सीडाइजर्स ज़्यादा मिक्स ना हो जाए और ऑक्सीजन पॉजिटिव रिएक्शन ना हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा था कि हम फिर क्या करते हैं, हम इसकी रेशो को टू बी ऑन द सेफर साइड 94 और 6 रखते हैं। 6 डीजल ऑयल मिक्स करते हैं और 94% जो है हम इसमें अमोनियम नाइट्रेट मिक्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि अगर उसके जो है ऑक्सीडाइजर्स को बढ़ा दिया जाए, 4 मोल कर दिया जाए, तो व्हाट हैपन्स। तो उसमें हमने देखा था कि वो उसमें एक तो ये है कि जो सरप्लस ऑक्सीजन है वो इट विल फॉर्म द NO, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। और नाइट्रस ऑक्साइड को हमने देखा था कि ये एक हीट रोबर है, इट अब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द एनर्जी टू द सिस्टम टू द रिएक्शन इट अब्सॉर्ब्स, तो इसलिए इसको हीट रोबर भी कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन आपके पास सरप्लस हो या पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस रिएक्शन हो तो एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वो डिक्रीज करती है, और वो कितनी रह जाती है, 707 कैलोरीज पर ग्राम। तो हमने कहा कि इसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड दे आर मोर डेंजरस, और साथ ही साथ वो एनर्जी भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। थर्ड हमने देखी थी सिचुएशन। जी सर, कुछ स्टूडेंट्स को ऐड कर दें, वो 5 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो थर्ड केस था कि जो है वो नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस, यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी रिएक्शन में तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी,
या अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी। तो उसमें हमने देखा था कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और 1 मोल ऑफ डीजल ऑयल, उसका जो है वो हमने रिएक्शन देखा था। और आफ्टर रिएक्शन हमने देखा था कि ये जो एनर्जी है इट ड्रॉप्स फ्रॉम 904 कैलोरीज पर ग्राम टू 768 कैलोरीज पर ग्राम, एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है ये पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस से अगर आप कंपेयर करें तो उससे कम हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस से दोनों ही कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं रिएक्शन। तो हमने ये तय कर लिया कि इसमें जो है रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए। और उसकी 2 वजूहात है, एक तो एनर्जी आपको ज्यादा मिल रही है और दूसरी क्या है, देयर इज नो टॉक्सिक गैसेस, कोई टॉक्सिक गैस जो है प्रोड्यूस नहीं हो रही, ना कार्बन मोनोऑक्साइड और ना जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि अगर इस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को 904 कैलोरीज पर ग्राम को आप मजीद बढ़ाना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमने फिर एक एग्जांपल ली, हमने जो है एल्यूमिनियम को मिक्स किया और उससे फिर जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाली। जब एल्यूमिनियम को मिक्स किया तो Al2O3 बना जो कि सॉलिड है, और एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इसकी इंक्रीज कर गई। और एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कितनी हो गई इसकी, 1.301 किलो कैलोरीज पर ग्राम, या 13, हाँ जी, या 1301 कैलोरीज पर ग्राम। तो एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज कर गई, ठीक है। लेकिन हम एक चीज यहाँ पे इसका ख्याल रखें कि जब ये Al2O3 बनता है तो ये एक सॉलिड है। जब भी रिएक्शन में सॉलिड बनता है तो उस रिएक्शन की या उस ब्लास्ट की जो है वो थ्रो जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इट रिप्लेसेस द गैसेस। सॉलिड बनेगा वो गैसेस की जगह पे बनेगा और वो गैसेस को रिप्लेस करेगा, एंड द गैसेस आर द मेन सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेन सोर्स ऑफ थ्रो। तो उसमें जो एक थ्रो होगी जिसमें एक प्रॉपर थ्रो आपको चाहिए होती है जब आप ब्लास्ट करते हैं, ताकि मटेरियल जो है डिस्प्लेस हो एट सम रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री फेस जहां से आप ब्लास्ट कर रहे हैं, ताकि जो लोडिंग इक्विपमेंट है उसको इजीली लोड कर सके। अगर वो प्रॉपर डिस्प्लेस नहीं होगा तो उसमें फिर लोडिंग इक्विपमेंट जो है वो उसको कन्वीनियंस नहीं होगी और टाइम लगेगा और उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक तरफ तो इसका जो है वो आप देखते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बढ़ रही है, तो लेकिन इसमें क्या है कि हीव कम हो रही है। हीव होता है मटेरियल को उठा के आप फेंक रहे हैं, हीव जो है वो मटेरियल को उठा के फेंक रहे हैं, इसकी थ्रो बढ़ रही है। सो लेस हीव बट मोर शैटरिंग इफेक्ट, एनर्जी ज्यादा है, ब्रेकेज ज्यादा होगी, लेकिन उसको उसकी थ्रो जो है वो कम हो जाएगी। ये बात समझ आई है इसकी एल्यूमिनियम वाले रिएक्शन की। तो अगर इस पे हम कमेंट्स करें इसकी डिटेल तो हमें एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, बट दिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज इंक्रीजेस एट द कॉस्ट ऑफ थ्रो। तो उसमें इतनी थ्रो आपको नहीं मिलेगी, आप शैटरिंग मिलेगी, मटेरियल विल ब्रेक मोर देन द जो आपने सिंपल रिएक्शन किया था इनको उससे ज्यादा शैटरिंग होगी, बट दे विल बी लेस हीव, दे विल बी लेस थ्रो। ये जो है इसको कहते हैं लुमिनाइज्ड एनफो। लुमिनाइज्ड एनफो को हम कॉम्बिनेशन प्राइमिंग में यूज करते हैं, प्राइमिंग वाले चैप्टर में इसका जो है डिटेल के साथ इसको हम स्टडी करेंगे। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि भाई ऑक्सीजन बैलेंसिंग स्टेट क्या है, नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस क्या है, और अगर इसमें जो है वो आपने सिलेक्ट करना है जो है वो ऑक्सीजन बैलेंस तो क्यों करना है, उसकी क्या रीजनिंग है। अगर आप कहते हैं कि हम इसको जो है वो नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी क्या वजूहात है। तो ये आपको जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से
और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम मैंने इसी तरह ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये जो है हम इसकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज बाय वेट जो है, इसको अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आप 94% रखते हैं और डीजल ऑयल जो है वो 6%। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसकी क्या वजूहात, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे इस? जी, एनीवन प्लीज। ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी पे रखने से ऑक्सीजन बैलेंस ऑप्टिमम होती है। नहीं नहीं बेटा, सर मैं अभी आपको अनस्टेबल थोड़ा सा, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को रोकने के लिए। नहीं देखें, एक तो ये जान लें कि जो ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट के ऊपर रेशो क्या है, वो 94.5% जो है वो अमोनियम नाइट्रेट है और 5.5% क्या है, डीजल ऑयल है। ठीक है, ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर की क्या परसेंटेज है? जी, मैंने अभी पहले भी आपको उसमें वो बताया है कि इसको ये 94.5% जो है वो अमोनियम नाइट्रेट और 5.5% जो है वो क्या है, डीजल ऑयल। आइडियल आइडियल जो है ये ऑक्सीजन बैलेंसिंग पे ये परसेंटेज है। लेकिन हम 94 और 6 पे क्यों चले जाते हैं, इसकी भी रीजनिंग मैंने बताई है आपको, तो ये आपने एक्सप्लेन करनी है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए नहीं, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ताकि एनओ ना बने सर। जी एग्जैक्टली, ये है इस चीज का जो है वो इससे बचना है कि NO ना बने। आपका रिएक्शन ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस ना हो, नेगेटिव होता है तो हो जाए। ठीक है, और उसके लिए रीजनिंग उसमें मैंने कहा था कि इसको इतना एक्यूरेटली आप मिक्स करना फील्ड में मुश्किल होता है कि 94.5% आप अमोनियम नाइट्रेट डाल रहे हैं और 5.5% डीजल ऑयल। तो अगर ऐसे मिक्सिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि मिक्सिंग जो है वो आपसे प्रॉपर नहीं हुई और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ज्यादा डल गया है, ऑक्सीडाइजर ज्यादा हो गया है, तो फिर क्या होगा, इस चीज का अंदेशा है कि ये ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस एक रिएक्शन बनेगा और उसमें नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। और नाइट्रस ऑक्साइड जब प्रोड्यूस होते हैं, हमने देख लिया है, नॉट ओनली द फॉर्म the less amount of heat energy but they are very dangerous। ठीक है, तो ये इसमें जो है, हाँ जी, it absorbs the heat from the reaction, तो ये इसको हीट रोबर्स कहते हैं। और इसको जो है तीनों स्टेट्स में देख लिया है कि ये 3rd नंबर पे आता है। तो इसमें एनर्जी भी का सबसे कम प्रोड्यूस होती है और इसमें ये डेंजरस भी सबसे ज्यादा। तो हम ये कहते हैं कि इसको अगर ये इसमें प्रॉब्लम आ सकता है और इस चीज का ये दे सकता है कि ये मिक्सिंग जो है वो इट लीड्स टू पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस रिएक्शन, तो हम जानबूझ के हम रेशियो जो है 94 और 6 कर देते हैं। 94% अमोनियम नाइट्रेट कर देते हैं और 6% जो है फ्यूल ऑयल। और हम ये कह रहे होते हैं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनती है तो बन जाए, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनने चाहिए। और उसकी रीजन वही है कि नाइट्रस ऑक्साइड्स दे आर हीट रोबस्ट एंड दे आर वेरी डेंजरस एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो लेस ईवल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये जो है वो उसको जो पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस जो है उसको रोकना है। तो ये इसका आंसर होगा कि 94 और 6% जो है उसको आपने जो है वो उसको रखना है। तो क्यों रखना है? ठीक है, ये समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एनफो की हमने थोड़ी सी बात की थी, एनफो का, कि एनफो जो है वो उसमें जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी जो प्रिल्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक फर्टिलाइजर्स ग्रेड और दूसरी जो है वो ब्लास्टिंग ग्रेड। और ये अमोनियम नाइट्रेट जो है आपने देखा होगा, ये जो फर्टिलाइजर्स
जो वाइट कलर का होता है अमोनियम नाइट्रेट का, इट इज पोरस, पोरस होता है और इसमें प्रॉपर पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स हैं व्हेन यू मिक्स द अमोनियम नाइट्रेट विद द फ्यूल ऑयल इट एब्जॉर्ब्स द फ्यूल ऑयल। और ये जो ब्लास्टिंग ग्रेड जो अमोनियम नाइट्रेट है इसमें एक जो है वो पोर्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, प्रॉपर पोर्स होते हैं और उसको अमोनियम नाइट्रेट को प्रॉपरली अब्जॉर्ब करके एक अच्छा मिक्सचर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड जो अमोनियम नाइट्रेट है विच इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, उसमें क्या है कि उसमें पोर्स जो है वो कम होते हैं, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, इसलिए जो है वो हमारे फील्ड में भी अक्सर लोग थोड़ा ये प्रॉब्लम इसमें करते हैं, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा इकोनॉमिकल मिलता है, सस्ता मिलता है, तो फर्टिलाइजर्स ग्रेड जो है वो अमोनियम नाइट्रेट मिक्स कर देते हैं, तो उससे वो एनफो तो बन जाता है, लेकिन उसके जो ब्लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं वो इतनी इनकरेजिंग नहीं होते, वो प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, उसमें प्रॉपर हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बनती, उसमें जो है वो बोल्डर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े पीसीज बन जाते हैं, और बड़े बड़े पीसीज जो है फिर उनको है आप सेकेंडरी ब्लास्टिंग करें स्मॉलर होल्स लगा के, या उसको वैसे उठाने की कोशिश करेंगे तो क्या आपका जो इसमें जो है लोडिंग और हॉलिंग इक्विपमेंट जो है वो डैमेज होगा, तो वहां पे आप सेविंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप डाउन स्ट्रीम जितने भी प्रोसेसेस हैं उसकी जो है वो इकोनॉमिक्स को आप बढ़ा रहे हैं, उसकी जो है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस सारे इफेक्ट होंगे उसमें, तो बेहतर है कि आप अच्छे वाला अमोनियम नाइट्रेट आप यूज करें जो कि फर्टिलाइजर्स ग्रेड है। और दूसरा मैंने कहा था कि इसमें जो साइज है अमोनियम नाइट्रेट का जो है साइज लिमिट जो है वो एनफो की अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल की -6 to +20 मैश, ये इसका जो है वो साइज रेंज है। तो अगर इसको मज़ीद अगर आप फाइन कर दें तो क्या होगा कि इसका साइज जितना ज़्यादा फाइन होगा उतना इसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा और एक्शन बेहतर प्रोपेगेट होगा, लेकिन इसकी एक साइज लिमिट भी है, अगर आप तो उसको -100 मैश तो इतना उसको बारीक कर दें तो फिर उसमें क्या होगा कि उसमें जो है वो देयर विल बी लेस हॉट स्पॉट्स, नो हॉट स्पॉट्स विल बी फॉर्म इन द अमोनियम सर नाइट्रेट स्क्रीन फ्यूल मूव नहीं ऑयल। कर रही। जी स्क्रीन एक्चुअली ये अब मैं अलहदा से इसको ना इसका जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, इसका टॉपिक अलहदा से जब डिस्कस करूंगा तो वो आपको स्क्रीन उसमें। आज हमारा बेसिकली टॉपिक जो है परफॉर्मेंस ऑफ एनफो का, तो अब हम उस पर आने से पहले थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ ये कुछ चीज़ें उसमें जो यूज़ हो रही है। उसमें एक जो वर्ड मैंने यूज़ किया अभी हॉट स्पॉट्स का, तो ये हॉट स्पॉट्स जो है ये हर एक जो इंग्रेडिएंट ऑफ एक्सप्लोजिव उसमें बनना बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर ये नहीं बनेंगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन एंड द एक्सप्लोजिव विल बी कंसिडर्ड एज डेड रेस्ट। तो हमने अभी शुरू वाले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, आप एक्सप्लोजिव को या तो डेटोनेटर से इनिशिएट करते हैं या आप उसको प्राइमर से, जो प्राइमर से इनिशिएट होते हैं उसको ब्लास्टिंग एजेंट्स कहते हैं जैसे एनफो है, और जो प्लेन डेटोनेटर से हो जाते हैं वो एक्सप्लोजिव है। तो जो इनिशिएशन है ये एक बड़ा प्रॉपर रोल प्ले करती है, देयर शुड बी ए प्रॉपर हीट एंड टेम्परेचर इन द इनिशिएशन, अगर आप प्रॉपर इनिशिएट नहीं करेंगे तो जो रिएक्शन प्रॉपरली प्रोपेगेट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं इसकी मिसाल इस तरह दिया करता हूँ कि अगर किसी ने साइकिल सीखनी है तो आप उसको साइकिल पे बैठा के अगर हल्का सा पुश देंगे तो वो क्या है कि वो हो सकता है कि प्रॉपरली वो उसको प्रोपेगेट करे, लेकिन अगर आप साइकिल को बहुत जोर के साथ पुश करेंगे तो वो क्या होगा, वो
टम्बल हो जाएगा और जो साइकिल जो है वो गिर जाएगा। इसी तरह अगर बहुत आप उसको जो है वो लो इंटेंसिटी का पुश देंगे तो उससे भी वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर हीट एंड प्रेशर इन द इनिशिएशन। ठीक है, जैसा एक्सप्लोजिव है वैसा ही इनिशिएशन सिस्टम होना चाहिए उसके कंपेटेबल। अगर ब्लास्टिंग एजेंट है तो उसके लिए फिर आपको प्राइमर यूज करना चाहिए, और अगर जो है वो एक्सप्लोजिव है, सेंसिटिव है, तो उसके लिए डेटोनेटर जो है वो काफी है। So there should be some source of initiation, or proper temperature and pressure condition should be present in the initiation system to initiate the reaction. Initiation of a reaction is basically is a thermal in origin, beginning as a combustion at minute explosive center known as hotspots. जो स्पेसिस बिटवीन द एक्सप्लोजिव इंग्रेडिएंट्स हैं दे विल एक्ट एज ए हॉटस्पॉट। अगर प्रॉपर हीट एंड प्रेशर अप्लाई होगा तो द स्पेसिस इन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एक्सप्लोजिव दे विल एक्ट एज ए हॉटस्पॉट्स। और अगर आप जो है वो बहुत ज्यादा पुश दे देंगे तो एनर्जी विल गो पास्ट बिफोर दे प्रॉपरली यूटिलाइज। और अगर बड़ा फीबली पुश है, बड़ा स्लो पुश दिया, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो ये वर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया था हॉटस्पॉट का। तो ये हॉटस्पॉट्स जो है दीज आर द स्पेसेस बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एक्सप्लोजिव, जो उसमें जो है। और फिर मैंने ये भी बात की है कि जो इसका जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है, इसमें जो है वो इसका एक साइज है, एक प्रॉपर साइज है, और वो जो है वो इट रेंजेस फ्रॉम -6 to +20। ठीक है, और इसको अगर फर्दर आप ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा, उसमें फर्दर ग्राइंडिंग से उसको जो है वो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज डिक्रीज होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्शन प्रॉपरली प्रोपगेट होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा साइज को डिक्रीज कर देंगे, जैसे -100 मैश या इससे भी ज़्यादा कर देंगे, तो देयर विल बी नो हॉटस्पॉट्स। उसमें जो है फिर अंदेशा इस चीज़ का होगा कि जो है वो एक उसका जो है एग्लूमरेशन हो जाएगी, और केकिंग ऑफ द एम्फो विल जो है विल स्टार्ट। और फिर एंटी केकिंग एजेंट उसमें डालना पड़ता है उसमें, ताकि ये प्रॉपरली काम करे। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि उसका साइज जितना डिक्रीज करें उतना रिएक्शन बेहतर होगा, लेकिन इतना फिर हम ये भी कह रहे हैं कि इतना डिक्रीज ना कर दें कि वो उसमें हॉटस्पॉट्स जो स्पेसिस हैं वो ही खत्म हो जाए, और जो रिएक्शन कैरियर है या जो सेंटर ऑफ जो है एक्सप्लोजन है वो ही खत्म हो जाए। तो ये दोनों के दरमियान एक आपने उसमें बैलेंस रखना है। अगर आप ये रिक्वायर्ड होता है कि उसका साइज ब्रेक कर दे, बहुत स्मॉलर कर दे, 100 मैश पे ले जाएं, तो फिर देन जो है यू विल हैव टू ऐड एंटी केकिंग एजेंट। उसमें ये सरफेक्टेंट ट्रीटेड क्लेज होती हैं, सरफेक्टेंट ट्रीटेड क्लेज, ये हम डाल देते हैं अप टू 1.5% उसमें, ताकि उसकी केकिंग या एग्लूमरेशन ना हो, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके वो बड़े बड़े ढेले ना उसके बने, वो एग्लूमरेशन ना हो उसकी। तो उसको रोकने के लिए फिर एंटी केकिंग एजेंट डालते हैं। फिर हमने उसके बाद की कि डेंसिटी ऑफ जो एनफो है इट रेंजेस फ्रॉम 0.5 to 1.15 ग्राम पर सीसी, 0.5 to 1.15 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये डेंसिटी है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द रॉक फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो ये एक रेंज चलती है उसमें। लेकिन जो एवरेज डेंसिटी हम यूज करते हैं इन फील्ड इट रेंजेस फ्रॉम 0.85 to 0.9 ग्राम पर सीसी। तो नॉर्मली आप एवरेज इसकी वैल्यू याद रखें कि ये 0.9 या 0.85 ग्राम पर सीसी इसकी जो है वो डेंसिटी है। जो डेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रिल जो है वो उसकी अमोनियम नाइट्रेट
की जो है वो उसकी डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी होती है, और जब फ्यूल ऑयल मिक्स होता है तो रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स विल टेक प्लेस, और उसकी डेंसिटी फिर वो नीचे आ जाती है। तो ये डेंसिटी है इसकी एनफो की, और एनफो की डेंसिटी को जो है वो आप इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ा सकते हैं डेंसिटी, और कम कैसे कर सकते हैं जी? एनफो की डेंसिटी को बढ़ाना हो तो वॉल्यूम को कम करके वॉल्यूम को कम कर तो उसमें उसका जो है वो आप जो पार्टिकल साइज है अगर उसको आप रिड्यूस कर दें तो उसकी उसमें डेंसिटी फिर कम क्या हो है, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्मॉलर प्लेस पे ज्यादा मटेरियल आ जाएगा, तो स्मॉलर जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ठीक है, तो उसमें जो है वो यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मटेरियल आ जाएगा, और उसमें जो है वो डेंसिटी उसकी। लेकिन अगर आपने उसकी डेंसिटी को रिड्यूस करना है तो उसके साइज को कोर्सर रखें, उसको जो है वो ज्यादा बारीक ना करें। तो we use the density of the info according to our requirement, क्योंकि डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो उसमें हम आगे जाके इसकी परफॉर्मेंस में देखेंगे कि उसकी VOD वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन भी बढ़ेगी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन उसमें भी फिर एक लिमिट है। उसकी डेंसिटी इतनी ना बढ़ा दें कि उसमें हॉटस्पॉट्स ही खत्म हो जाए, उसमें जो इग्निशन सेंटर है वो ही खत्म हो जाए, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। डेंसिटी को बढ़ाने के लिए एक और चीज हम करते हैं कि हम उसमें जो है वो डेक्स डालते हैं। लाइक आपने ब्लास्ट होल में एनफो डाला है, नीचे जाहिर है कि प्राइमर होगा, प्राइमर के साथ डेटोनेटर होगा, फिर आप एनफो डालेंगे, एनफो के बाद फिर आप थोड़ा सा उसकी डेकिंग करते हैं। डेकिंग जो है वो उसमें हम स्टेमिंग मटेरियल डाल देते हैं, मतलब मड डाल देते हैं, वो पे जो ड्रिल कटिंग्स होती हैं वो डाल देते हैं फॉर ए सर्टन लेंथ, और उसके बाद फिर एनफो डाल देते हैं, एनफो के बाद फिर जो है ड्रिल कटिंग्स डाल देते हैं। तो अल्टरनेट ये जो है वो इसमें डेक्स डाल देते हैं, मतलब एक डेक एक्सप्लोजिव का है, दूसरा डेक जो है वो ड्रिल कटिंग का है, फिर एक्सप्लोजिव फिर ड्रिल कटिंग। तो इसमें ब्लास्ट होल में अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव कम हो जाती है, तो इस तरह भी डेंसिटी को हम कम करते हैं। और थर्ड जो है वो पॉलीएस्टीन एनफो, एक इनर्ट मटेरियल है, ये भी उसको मिक्स करके इससे डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो डेंसिटी को बढ़ाते क्यों हैं, इसको कम क्यों करते हैं, ये भी बताना चाहिए। अगर डेंसिटी बढ़ानी हो तो करना क्या चाहिए, अगर कम करनी है तो फिर क्या करना चाहिए। अच्छा, एनफो के बारे में एक और चीज आपको बता दूं कि एनफो जो है वो सर थर्ड क्या बताया आपने? पॉलीएस्टीन एनफो जो है वो इनर्ट मटेरियल है, वो उसमें हम मिक्स कर देते हैं, तो वो उसकी डेंसिटी को जो है वो डिक्रीज कर देता है। अच्छा, बताने में लगा था इसका जो कि इसकी जो डेंसिटी है वो आप 0.85 ग्राम पर सीसी या 0.9 ग्राम पर सीसी। अगर ब्लास्ट होल में वाटर है और आपने एनफो यूज करना है तो फिर क्या करेंगे, एनफो को जब इसमें डालेंगे तो फिर क्या होगा, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ऑयल है सर। कम है पानी से। डेंसिटी उसकी कम है पानी से, वेरी गुड। अब इसको, अब डेंसिटी जो है इसकी 0.9 है, 0.85 ग्राम पर सीसी है। तो इसको अगर आपने इसको बॉटम में सिंक करना है ब्लास्ट होल की, अब फील्ड में आप इमेजिन करें कि ब्लास्ट होल है और उसमें जो है ब्लास्ट होल में जो है वो फ्रॉम सम सोर्स वहाँ पे वाटर है, तो आपने अगर उसको यूज करना है, वैसे तो आगे हम इसको जाके पढ़ेंगे कि इन वेट होल कंडीशन एनफो को आप यूज नहीं करते क्योंकि इट इज बैड परफॉर्मर अंडर वेट कंडीशन, तो इसको वहां पे हम यूज। लेकिन अगर आपके पास कुछ और नहीं है, आपने इसको यूज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको है रैप करेंगे किसी प्लास्टिक रैपिंग में ताकि पानी इसमें ना जाए, और दूसरी इसकी डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे।
अब इसकी डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है एक जो हम साथ इसके ऐड करते हैं वो जो इंग्रेडिएंट्स है उसको कहते हैं फेरो सिलिकॉन। फेरो FERROSILICON फेरो सिलिकॉन। ठीक है, तो फेरो सिलिकॉन जो है क्या करता है, इट जो है डज नथिंग टू द एक्सप्लोजिव बट इस इंक्रीजेस इस डेंसिटी, सिर्फ इसकी डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो फेरोसिलिकॉन क्यों यूज कर रहे हैं, टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ N4। ठीक है, to use in wet hole conditions. If a blast hole is having a water in it, you are required to sink the N4 at the bottom. तो उसको बॉटम में सिंक करने के लिए you will have to increase the density of N4। और उसके लिए क्या यूज करते हैं, डेंसिफिकेशन के लिए फेरोसिलिकॉन। फेरोसिलिकॉन जो है हम यूज करते हैं। तो ये इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन एनफो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी तरह का एनफो है, उसके साइज लिमिट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, और डेंसिटी की वेरिएशन जो है वो क्या है, किस हालात में आप उसको चेंज करते हैं। फिर अगर वेट होल कंडीशन अगर आपने यूज करना है तो फिर उसको क्या। अब इसके बाद हम ये परफॉर्मेंस जो है वन बाय वन इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह उसको बढ़ाया जा सकता है या उसको कंट्रोल किया जाता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं या जिस पर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है। इसका ये जो एनफो का आपको थोड़ी डिटेल बताइए, ये मैं आपको एनफो के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चार चीजें हमने नई सीखी है, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो हमने जो है वो जो है इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन में हमने एक नई बात जो है वो यहाँ पे सीखी है कि जो इनिशिएशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर शुड बी प्रॉपर हीट एंड प्रेशर इन द इनिशिएशन सिस्टम। जो जिससे भी इनिशिएट कर रहे हैं इट शुड बी कंपेटेबल विद द एक्सप्लोजिव। एक प्रॉपर हीट और जो है वो प्रेशर होना चाहिए। और दूसरा हमने ये देखा है कि व्हेन यू इनिशिएट प्रॉपरली तो क्या है कि जो स्पेसिस बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एक्सप्लोजिव्स दे एक्ट्स एज ए हॉटस्पॉट्स। For any reason, if no hotspots are formed in the explosive, that explosive will not work and that will be considered as dead pressed। आपने इनिशिएट किया प्रॉपर नहीं किया उसको तो वो इट विल नॉट फंक्शन। दूसरा हमने एनफो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका देखा है कि एक फर्टिलाइजर्स ग्रेड एनफो क्या है और ब्लास्टिंग ग्रेड एनफो क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और इनको यूज अगर आप करते हैं तो इनका प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट्स कैसे आएंगे। फिर जो है वो एनफो के साइज पे भी बात हुई है। फिर साइज के अलावा हमने जो है वो उसकी डेंसिटी पे भी बात की है, और डेंसिटी क्या है और कहाँ पे हाई डेंसिटीज आपको चाहिए और कहाँ पे लो डेंसिटी आपको चाहिए। फिर अगर एनफो को आपने जो है वेट होल कंडीशन में अगर आप यूज़ करना है तो उसको फिर आपने किस तरह मैनेज करना है, तो ये हमने डिस्कस की। अब वन बाय वन जो है इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ एनफो। ये इसके मेश साइज पे बात हो रही है, मेश साइज पे। दिस इज द ग्राफ बिटवीन सेंसिटिविटी to the particle mesh size। ठीक है,
अब इसका जो है नॉर्मल साइज हम कहते हैं कि ये -6 to +20, यहाँ पे 8 to 20 है। अब इसमें ये इसके वाई एक्सिस पे जो है कैप्स रिक्वायर्ड टू डेटोनेट या टू इनिशिएट, किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो है वो ये कैप्स नंबर 6 या नंबर 8 कैप्स, ये जो है इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव इन द ब्लास्टिंग कैप। और उसमें मैंने बताया था आपको जो है वो क्या होता है, पीईटीएन एक्सप्लोजिव है, वो उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसकी अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। तो अब इसमें अगर नॉर्मल साइज है 8 to 20, अगर ये साइज है मैं साइज जो है वो, तो फिर क्या होगा, इसमें कितनी कैप्स चाहिए, 10 कैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। और जैसे जैसे आप इसका पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस करते जाते हैं, ये पार्टिकल साइज रिड्यूस हो रहा है, 30-60 हो गया, 60-100, और यहाँ पे -100 मैश, आप उसको फर्दर ग्राइंड करते जा रहे हैं। और जो है उसको फर्दर ग्राइंड करने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इस सेंसिटिविटी इंक्रीजेज, ये सेंसिटिविटी उसकी जो है वो इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कैसे कर रही है, कैसे कर रही है इंक्रीज? क्योंकि सर इसका साइज कम हो रहा है, कैप्स उसके कम चाहिए तो स्पेसिंग कम हो रही है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है, तो ये इधर ग्राफ क्या शो कर रहा है, सेंसिटिविटी कैसे कम हो रही है? और की वजह से कि हॉटस्पॉट्स कम हो रही है ना उनके साथ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें देखें और स्पोर्ट्स तो कम हो रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ ये नीचे आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? सर कैप्स यहाँ पे था 10, यहाँ पे 8 हो गया, फिर 4, और ये कैप्स कम होते जा रहे हैं, तो पार्टिकल साइज कैप्स कम होते जा रहे हैं। एक्चुअली सेंसिटिविटी बढ़ रही है। एक एक्सप्लोजिव पहले 10 कैप से इनिशिएट हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, और अब -100 पे एक कैप से हो रहा है कि छोटी सी कैप जो है वो भी उसको इनिशिएट कर रही है। बात फॉलो कर रहे हैं कि जैसे जैसे साइज इसका रिड्यूस हो रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, और जब विद ग्रेटर सरफेस एरिया जो प्रॉपर जो है वो रिएक्शन प्रोपेगेशन होगी, और जो है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज करते करते ये -100 मैश पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ इधर से आप आ जाए वाई एक्सिस पे, तो एक कैप सिर्फ चाहिए। तो ये जो ब्लास्टिंग एजेंट हम इसको कह रहे थे, तो ये तो इसकी सेंसिटिविटी एक्सप्लोसिव जितनी हो गई कि एक ब्लास्टिंग कैप से इनिशिएट हो रहा है। ओरिजिनली क्या होता है कि इसका जो इनिशिएट करने के लिए आपको 10 कैप्स या 10 कैप्स की पावर वाला प्राइमर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपने इसका साइज रिड्यूस कर दिया है ग्रेजुअली, साइज जैसे जैसे रिड्यूस कर रहे हैं सेंसिटिविटी जो है इसकी इनहांस कर रही है, बढ़ रही है। बढ़ कैसे रही है कि नंबर ऑफ कैप्स कम हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि एट -100 मैच जो है वो नंबर ऑफ कैप्स कितने, एक रह गए। लेकिन हम कहते हैं कि ये जब आप इसको जो साइज को और फाइनर करते हैं तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, और एट इंक्रीज डेंसिटी जो स्पेसीज हैं विच विल एक्ट एज ए हॉट स्पॉट्स वो भी कम हो जाएंगे। तो ये फिर जो है वो मतलब इस पे आप बताएं, डिस्कशन करें कि ये फिर क्या होगा। ये इसकी सेंसिटिविटी जो है एनहांस कर गई है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो हॉटस्पॉट्स कम हो जाएंगे। तो क्या सिनेरियो है, क्या रीज़न है इसमें, कोई इसमें आप डिस्कस करें जरा, क्या है जी। हम कह रहे हैं कि साइज डिक्रीज कर रहा है, उससे सेंसिटिविटी बढ़ रही है, लेकिन साइज डिक्रीज करने से डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, और उससे फिर
जो है वो हॉटस्पॉट्स जो है वो भी डिक्रीज करेंगे। रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी पावर कम हो जाएगी। नहीं, आप इसको देखें, नहीं ये देखें, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन की गई है 6 इंच पाइप डेंसिटी 0.85 ग्राम पर सीसी। ये जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें डेंसिटी को मेंटेन रखा गया है। यहाँ पे वो डेंसिटी बढ़ने नहीं दे रहे, डेंसिटी इज मेंटेन। जैसे 6 इंच पाइप है, इसका डाया सेम रहेगा, इसी तरह इस डेंसिटी को मेंटेन रखा हुआ। तो इसके इसलिए जो है उसमें जो हॉट स्पॉट्स और वो डेड प्रेस वाली लिमिट नहीं आएगी, क्योंकि वी आर मेंटेनिंग द डेंसिटी। ठीक है, तो ये इसमें इसका जो है इस तरह भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैन वी मेक एनफो ए कैप सेंसिटिव। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनफो को हम कैप सेंसिटिव बना सकते हैं कि नहीं, तो आपने ये ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करना। आपने कहना यस वी कैन मेक द एनफो एज कैप सेंसिटिव, और उसमें आप एक्सप्लेन करना है कि ये इसको जो है आपने इसके साइज को स्मॉलर करना है, और एट -100 मैश क्या होता है कि ये सिंगल कैप से इनिशिएट होता है, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू मेंटेन द डेंसिटी को मेंटेन करना है ताकि जो है उसमें जो हॉट स्पॉट्स जो है वो सफर ना हो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ये डेंसिटी मेंटेन वो सॉल्ट के ऐड होने से होगी? जी जी जी। ये डेंसिटी मतलब हमने साइज कम किया है तो डेंसिटी कम हो गई है। अब डेंसिटी को हमने जो है मेंटेन करनी है, हम उसको जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो उसको जो है वो आपने चेंज नहीं होने देना। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन को करके इसको मेंटेन किया। नंबर 2 जो है द ग्राफ बिटवीन परसेंटेज फ्यूल ऑयल एंड थ्योरेटिकल एनर्जी। ये वो चीजें हैं जो हम अभी बारहा डिस्कस की है हमने। इसको देखते हैं कि ये देखें कि ये फ्यूल ऑयल है। फ्यूल ऑयल की परसेंटेज हमने ऑक्सीजन बैलेंसिंग पे क्या कही थी कि क्या होगी आइडियल कंडीशन में, क्या होनी चाहिए फ्यूल ऑयल 5.5%, 5% और 94.5 94.5 जो है वो अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट। वेरी गुड। तो ये दिस इज द कंडीशन एट ऑक्सीजन बैलेंसिंग। ठीक है, अब ये आई पॉइंट जो है इट इंडिकेट्स द ऑक्सीजन बैलेंसिंग, और ये ऑक्सीजन बैलेंसिंग स्टेट पे जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो आपको ये बता रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आपके पास पिक्चर है, और ये ऑक्सीजन बैलेंसिंग पे मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब अगर आप इसमें जो है वो नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट पे जाते हैं तो ये आप देखें कि ये जो कर्व है टुवर्ड्स राइट, ये पॉइंट आई के टुवर्ड्स राइट है, देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी। और ये एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि इसमें जो है फ्यूल ऑयल बढ़ रहा है। अगर फ्यूल ऑयल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजर कम हो रहा है, अमोनियम नाइट्रेट कम हो रही है, और जो है वो फ्यूल ऑयल जो है वो बढ़ रहा है। और जब फ्यूल ऑयल बढ़ेगा तो क्या होगी? डेफिशिएंसी और ऑफ ऑक्सीजन होगी, और जब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी तो फिर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और उसको हम क्या कहते हैं? ये नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है, नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस। ऑन द अदर हैंड ये देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन एनर्जी, and this sharp decrease in energy indicates the oxygen positive oxygen state। इसमें जो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है, यानी कि इसमें जो फ्यूल ऑयल कम हो रहा है और इट रिप्लेसेस द अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बढ़ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे
क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड्स बनेंगे। और यू नो दैट नाइट्रस ऑक्साइड्स दे आर नॉट ओनली डेंजरस बट दे आर हीट रोबर्स। Heat absorb. वो उस हीट रोबर्स की वजह से देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन एनर्जी। तो आप इधर भी बाय कंपैरिजन देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीज है जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और जब कार्बन इसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन एनर्जी। तो इसलिए जो है वो हम मैंने इस पे कहा था कि अगर आप 94 और 6 की रेशो लें तो उसमें फिर क्या है कि उसमें हम ये चाह रहे होते हैं कि ये नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस होता तो हो जाए, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस ना हो। तो ये इसमें जो है वो इसका डिटेल है। इसमें कोई बात पूछनी है तो आप जी। तो ये सारी चीजें जो है वो अगर इससे आपसे पूछी जाती हैं तो आपने ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करना है। रफ सा एक ग्राफ बना के आपने उसको एक्सप्लेन जो है वो करना है। तो नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस, पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस और ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट पे ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी। चले आगे। Yes, sir. यस सर। अब ये ग्राफ है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, वीओडी, और जो है परसेंटेज फ्यूल ऑयल, परसेंटेज फ्यूल ऑयल, परसेंटेज फ्यूल ऑयल, और जो है वो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वही ग्राफ है, ठीक है। और जो है वो ऑक्सीजन बैलेंसिंग स्टेट पे दो चीजें आप देख रहे हैं। ये जो है वो जो पिक्चर है, ये जो ग्राफ है, इट एक्सप्लेन्स द जो है रियल फील्ड पिक्चर, और ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन। अब अब इसमें देखें कि जब ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट होती है 5.5 और 94.5% की रेशो में जब मिक्सचर बनता है तो इट गिव्स अस मैक्सिमम वीओडी, ठीक है। और ये कितनी है, 15,000 फीट पर सेकेंड। और इसमें जब एक्चुअल फील्ड में करते हैं तो यू कैन गेट मैक्सिमम अप टू 13,000 या 1250 फीट जो है वो पर सेकेंड। तो ये फर्क क्यों है सर दोनों में? किस में? 13 किस में सर? इसमें ये जो लोअर सर जी है, रिपीट कर दीजिएगा। लोअर ग्राफ जो है ये आइडियल कंडीशन नहीं है, ठीक है। आइडियल कंडीशन नहीं है, ये आपने फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया है और उसका रिजल्ट है। और ये अपर ग्राफ है, ये आइडियल कंडीशन है, आपने हर चीज को आइडियल किया हुआ है। उसका भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइडियल कंडीशन में अगर आप सारी चीजें आइडियल रखें तो यू कैन गेट वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन अप टू 15,000 फीट पर सेकेंड। और अगर आप आइडियल कंडीशन नहीं आप मेंटेन करते तो ड्यू टू वेरिंग जियोलॉजिकल कंडीशन in the field, due to different variation, you can get maximum up to 13,000 feet per second। तो ये दो ग्राफ जो है, लेकिन वो बेसिकली जो ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट पे दोनों में मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट पे ही आ रही है, चाहे आइडियल कंडीशन है चाहे वो फील्ड कंडीशन है। अब आइडियल कंडीशन और फील्ड कंडीशन, आइडियल कंडीशन पे हमारी ये अजम्पशन है कि इसका जो है वो पार्टिकल साइज आइडियल होना चाहिए। पार्टिकल साइज हमने देखा है कि एट -100 मैश ये इसका जो है वो उसमें उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग द डेंसिटी, ठीक है।
तो उसमें जो है वो ग्रेन साइज जो है वो उसका स्मॉलर होगा, आइडियल होगा। होल डाया जो है वो भी आइडियल होगा। होल डाया होल डाया यहाँ पे आइडियल होगा। और हम आगे जाके देखेंगे कि एट 15 इंच जो एनफो की परफॉर्मेंस होती है विद द 15 इंच होल डाया वो मैक्सिमम हो जाती है। उस पे उसकी जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जो कि हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है 15,000 फीट पर सेकेंड। इसी तरह कन्फाइनमेंट आइडियल होनी चाहिए। कन्फाइनमेंट आइडियल होनी चाहिए। कन्फाइनमेंट क्या है? ये कन्फाइनमेंट क्या आती है? क्लोजनेस। देखिए आप तो इसको जो है वो ब्लास्ट होल में जब एक्सप्लोजिव को लोड करेंगे तो ये इसको प्रॉपरली कन्फाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट वन प्रॉपरली Decoupling नहीं कन्फाइंड। होती है। ऊपर से क्लोज कर डीकपलिंग देना। डीकपलिंग का भी आप इसमें बिल्कुल सही कह रही हैं कि डीकपलिंग का भी एलिमेंट है। अब एक एक्सप्लोजिव को आपने एक जो है वो पेपर में रैप किया हुआ है, एक्सप्लोजिव का कैट्रिज बनाया, पेपर में डाला हुआ है। अब उसकी जो कन्फाइनमेंट वॉल है वो एक पेपर है, ठीक है। और दूसरे को लोड किया हुआ है आपने जो है वो रॉक्स में, ब्लास्ट होल में उसको लोड किया। तीसरा जो है वो आपने कोई मेटल का कोई पाइप है उसमें किया हुआ। तो हर एक की कन्फाइनमेंट फर्क है। कन्फाइनमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप पेपर में उसको कैट्रिज को आपने उसको किया हुआ है कैट्रिज फॉर्म में और ओपन एटमॉस्फेयर में उसको इनिशिएट करते हैं तो उसकी प्रॉपर उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, प्रॉपर वो परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि जैसे जैसे उसकी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी वो साइड वेज एनर्जी सारी वेस्ट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो हम तो चाह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो उसके जो है वो ब्लास्ट होल के अंदर रहे, प्रॉपर कन्फाइनमेंट रहे और वो उसका एक क्युमुलेटिव इफेक्ट हो और वो जो है रॉक को फ्रेगमेंटेशन में चेंज कर दे। तो जो कन्फाइनमेंट इस सेंस में है, किस किस चीज में कन्फाइन किया हुआ है। उसको पेपर में रैप किया है, उसको जो है प्लास्टिक ट्यूब में रखा है, मेटल ट्यूब में, या रॉक इटसेल्फ। अब रॉक जो है वो उसमें भी आप 100% कन्फाइनमेंट नहीं होती। उसमें भी क्योंकि ड्यू टू जियोलॉजिकल वेरिएशंस क्रैक्स है, जॉइंट्स है, तो वो भी जो उसमें जो जॉइंट्स है, क्रैक्स है, वो भी उसमें प्रॉपर कन्फाइनमेंट प्रोड्यूस होने नहीं देते। तो ये हम कह रहे हैं कि सारी चीजें आइडियल हो, यहाँ पे डेंसिटी आइडियल हो, एनफो की ग्रेन साइज आइडियल हो, ब्लास्ट होल डाया आइडियल हो, उसकी कन्फाइनमेंट आइडियल हो, वेट होल कंडीशन ना हो, वो भी आइडियल कंडीशन हो, तो यू कैन गेट वेलोसिटी अप टू 15,000 फीट पर सेकंड। लेकिन एक्चुअल जब आप फील्ड में काम करते हैं तो ये आइडियल कंडीशन वहां पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप अगर आपने कैट्रिज लोड करना है हाई एक्सप्लोजिव का या प्राइमर का विद इन ए ब्लास्ट होल, तो अगर वो कैट्रिज लोड करेंगे, उस कैट्रिज का डाया अगर ब्लास्ट होल डाय से कम होगा तभी वो लोड होगा ना उसमें। तो ऐसा लोडिंग प्रोसेस में फिर जो है वो एक डीकपलिंग रह जाती है, प्रॉपर कन्फाइनमेंट नहीं होती। तो वो डीकपलिंग जो है वो क्या है? दिस इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द एक्सप्लोजिव टू वॉल्स ऑफ द जो है ब्लास्ट होल। तो वो जो एनुलर स्पेस रह जाती है जो कि प्रॉपरली एक एक्सप्लोजिव के साथ फिल होनी चाहिए थी, तो वो एयर के साथ फिल हो रही है। तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, या आप कह लें कि ये कोई आइडियल कंडीशन नहीं है जिस पे वो आपको प्रॉपर एनर्जी दे। तो ये तो चीज़ें सारी फील्ड में रहेंगी। डीकपलिंग की वजह से एनर्जी भी लॉस्ट होगी और फिर जो है वो हो सकता है जिस जो है वो फील्ड में आप काम कर रहे हैं 15 इंच जो है वो ड्रिल होल बिट ना हो उनके पास, तो वो भी आइडियल कंडीशन जो है। अब ग्रेन साइज जो है वो उसको मेंटेन करना, डेंसिटी को मेंटेन करना। आपने डेंसिटी प्रिपेयर की है, आपने कहा जी कि 0.9 ग्राम पर सीसी है,
डेंसिटी ऑफ एनफो। लेकिन जब एनफो को ब्लास्ट होल में आप लोड करेंगे तो जो लोअर लेयर्स ऑफ एनफो है वो अपर लेयर की वजह से फर्दर कंप्रेस हो जाएंगी, उनके दरमियान जो स्पेसिस हैं और कम हो जाएंगी और उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि फील्ड में होती हैं और ये जो है आइडियल कंडीशंस को प्रवेल होने से रोकती हैं। That is why we are getting lesser energy in the field as compared to the जो आइडियल कंडीशंस है। इसमें कोई चीज पूछनी हो जी? तो ये वाइट साइड पे जो प्राइमर का लिखा है वो बता दें जी ये जी। अच्छा, ये इसमें जो है वो हाई एनर्जी प्राइमर है। इसमें जो कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट रखी गई हैं। 6 इंच का पाइप है, जो है वो डेंसिटी को मेंटेन किया गया है। और ये आगे प्राइमर्स पढ़ेंगे तो प्राइमर्स में हाई एनर्जी प्राइमर भी होते हैं। कास्ट नंबर 1 कास्ट हाई एनर्जी प्राइमर। तो जो है प्राइमर जो है क्या करता है, इनिशिएट करता है ब्लास्टिंग एजेंट को। जैसे एनफो को इनिशिएट करना है तो नॉर्मल कंडीशंस में एनफो विल नॉट बी इनिशिएटेड विद प्लेन डेटोनेटर, एक डेटोनेटर से नहीं होगी, बल्कि हमने देखा ग्राफ में अगर एनफो को इनिशिएट करना है तो कितने डेटोनेटर चाहिए जी? लास्ट जो हमने देखा है सेंसिटिविटी 1 सर। नहीं, अगर नॉर्मल जो उसका साइज है नॉर्मल कंडीशन में 10 डेटोनेटर चाहिए। हाँ, उसको आप कैप सेंसिटिव बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब उसका ग्रेन साइज रिड्यूस करें और उसकी डेंसिटी को मेंटेन करें। तो 10 चाहिए उसमें जो है वो उसको इनिशिएट करने के लिए। तो ये जो है ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन में ये जो प्राइमर रखा है ये एक ही तरह का रखा है, हाई एनर्जी प्राइमर, और इसमें हाई एक्सप्लोसिव मिक्स करते हैं। तो ये आगे जाके प्राइमर्स में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अब इसमें ये देखेंगे ये ग्राफ वही इंडिकेट कर रहा है, राइट साइड पे ग्रेजुअल डिक्रीज है और ये ग्रेजुअल डिक्रीज बता रही है कि ये नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस है। एनर्जी डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्यूल ऑयल ज़्यादा है और अमोनियम नाइट्रेट की परसेंटेज कम है। और इस साइड पे जो है वो अमोनियम नाइट्रेट की परसेंटेज ज़्यादा है और फ्यूल ऑयल की परसेंटेज जो है वो कम है। ये पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस कंडीशन है और जो है वो राइट साइड पे ये जो है वो क्या है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस। अच्छा, ये 12 लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली जो है वो, इस पे एक्सप्लोसिव लिमिट, तो ये ऐसा क्यों लिखा है? एक्सप्लोसिव लिमिट क्यों लिखा है यहाँ पे? इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक्सप्लोसिव लिमिट क्यों लिखा है। जी, एनीवन प्लीज। आप अमोनियम इसको डीजल ऑयल को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे 12 पे पहुंच जाएगा डीजल ऑयल तो ये इसके बाद इट विल नो मोर रिएक्शन नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? एक्सप्लोसिव नहीं होगा, रिएक्शन तो हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी जी। मैं एक्सप्लोसिव नहीं होगा, वैसे रिएक्शन हो जाएगा, द बर्निंग। क्या वजह, क्या वजह? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि सर हमने ऑक्सीजन बैलेंस करनी है ना, अगर उसमें हम डालते जाएंगे उसके यानी कि नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। फ्यूल के देखें इसमें जो है वो आप में देखो, किसी भी चीज को इग्नाइट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए यू नीड ऑक्सीजन, ठीक है। यस सर। अब आप यहाँ पे फ्यूल ऑयल को बढ़ाते जा रहे हैं और ये एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल ही कम रह जाएगी। ये 12% करेंगे तो वो जो है उधर कितना हो जाएगा,
ये अगर 12% हो गई है तो उधर 88 हो जाएगी अमोनियम नाइट्रेट। ये Yes, मिक्सचर Yes, की sir. यही बात है ना, sir. तो उसमें जो है ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम रह जाएगी। एंड यू नो दैट ये ऑक्सीजन जो है वो किसी भी रिएक्शन को कैरी करने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। सो ड्यू टू रिडक्शन इन द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो है वो उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी और वो इनिशिएट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ को आपने एक्सप्लेन करना है इस ग्राफ को, तो इसको अच्छा ये मुझे बताएं कि यहाँ पे ये ग्राफ इधर ये क्या आ रहा है दूसरी साइड पे, और ये दो ग्राफ्स जो हैं ये क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आपने इसमें इसको रखना है, याद रखना है कि ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी एंड देयर विल बी नो टॉक्सिक गैस। ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और ना ही उसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनेगी। और ये परसेंटेज क्या है इसमें, 5.5% जो है फ्यूल ऑयल है और 94.5% क्या है इसमें अमोनियम नाइट्रेट। हाँ जी, तो ये है आइडियल। और जैसे ही फ्यूल ऑयल आप बढ़ाते हैं और अमोनियम नाइट्रेट को कम करते हैं तो ये कौन सी स्टेट आ जाती है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन बैलेंस स्टेट, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और वो हमने उसको रिएक्शंस को देखा भी है, उसको सॉल्व कर। और अगर जो है वो फ्यूल ऑयल को आप कम करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज डेफिशिएंट फ्यूल ऑयल कंडीशन या पॉजिटिव ऑक्सीजन बैलेंस कंडीशन या नाइट्रस सरप्लस ऑक्साइड बनते ऑक्सीजन कंडीशन, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनेंगे। और नाइट्रस ऑक्साइड बनने की वजह से ये जो शार्प डिक्रीज है ये बता रही है कि ये यहाँ पे एनर्जी एकदम से जो है वो डिक्रीज होगी, और वो ड्यू टू हीट रोबर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड्स। तो ये इसको आपने इसको देखना है। तो अब इसमें जो है वो आप इसमें ये देखें कि जैसे जैसे आप इसमें अमोनियम नाइट्रेट आप इसमें बढ़ा रहे हैं तो इसमें जो है वो क्या होगा, ये इसमें ये डिक्रीज आप देख रहे हैं कि डेटोनेशन जो है उसकी डिक्रीज हो रही है, बीओडी जो है वो उसकी डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे आके जब आप उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा फ्यूल ऑयल, तो जो है वो उसकी बीओडी यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। चलें जी नेक्स्ट। सर काफी नहीं हो गया? जी ये टाइम भी होने वाला है, बस ये इसको आप इसको ग्राफ को मेरा ख्याल सर आज के लिए बहुत है। आज के लिए बहुत है। तो ये देखें कि ये 5 मिनट्स रह गए। तो एक तो ये है कि इसके जो एनफो के ग्राफ्स हैं, इसका एक मैनुअल है मेरे पास, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसमें। सर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं होगी कहीं पे? जी जी एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल। एनफो पे एक मैनुअल है, वही मैं बात कर रहा हूँ। एनफो का मैनुअल है जिसमें सारी ये डिटेल बताई है मैंने, जिसमें उसकी साइजिंग, डेंसिटी और उसकी और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सारे, प्लस ये ग्राफिकल परफॉर्मेंस भी उसमें सारी होगी। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर अभी तक आपने जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो डॉक्टर तारिक का जो मैनुअल है उससे मैच नहीं कर रहे। उसमें जो है वो अभी जब मैं वहां से स्टार्ट करूंगा तो वो आपको बताऊँ, ये उसमें नहीं है, ये अलहदा से मैनुअल है। और सारी ये चीज़ें क्योंकि ज़्यादातर इंट्रोडक्शन में थी तो ये है तो सही, लेकिन ये थोड़ा उसमें इस तरह इकट्ठी नहीं है, हर एक चैप्टर में अलहदा से है। तो हम इसको प्रॉपर सर मतलब आप सर उस मैनुअल में आप आएंगे ना अभी डॉक्टर तारिक के मैनुअल में? जी 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 बिल्कुल, उस पे आना है। उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज जो है, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें हैं उसमें। उसमें जो है वो एक्सप्लोजिव जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर उसका इनिशिएशन सिस्टम है, उसकी प्राइमिंग है, लोडिंग है, प्राइमिंग कैसे करनी है, लोडिंग कैसे करनी है,
और उसका इनिशिएशन सिस्टम्स हैं, फिर उसका ब्लास्ट डिज़ाइंस हैं, वो सारी चीज़ें हमने वन बाय वन उसमें करेंगे। तो बाकी ये चीज़ें मैंने कहा था कि जहाँ से हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो हम साथ साथ में आपको ये भी मटेरियल देता जाऊंगा इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सामने ये ग्राफ है, ये कैप सेंसिटिविटी वर्सेस परसेंटेज फ्यूल ऑयल। अच्छा, एक चीज तो तय है कि जैसे जैसे फ्यूल ऑयल बढ़ता जाएगा अमोनियम नाइट्रेट कम होता जाएगा। यस सर, और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जाएगी और उसकी सेंसिटिविटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे अमोनियम नाइट्रेट बढ़े कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगी, और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पे एक तो ये आप देख रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि जब परसेंटेज जो है वो फ्यूल ऑयल की 4 to 6 होती है, तो उसमें कितनी कैप्स लगती हैं? 10 कैप्स लगती हैं। और जैसे ही वो परसेंटेज फ्यूल ऑयल आप कम करते हैं और अमोनियम नाइट्रेट को बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसकी सेंसिटिविटी इन्हांस करती है, यानी कि नंबर ऑफ कैप्स कम लगती है। और जैसे ही फ्यूल ऑयल 6 to 8 होता है, परसेंटेज 6 to 8% इसकी जो फ्यूल ऑयल आती है परसेंटेज, तो नंबर ऑफ कैप जो है वो 25 हो जाती है, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी और कम हो जाती है। तो एक जो है वो इसका जो फ्यूल ऑयल के ज़्यादा होने से एक नुकसान ये भी है कि उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपने लेट्स से फ्यूल ऑयल जो है वो आपने ज़्यादा रखा है, 6 या उससे भी ज़्यादा रखा है फ्यूल ऑयल, तो फिर क्या करेंगे आप? रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए क्या करेंगे? ये जो आपने चेंज किया है, इसके लिए फिर आप क्या मैनेज करेंगे? आइस कम कर देंगे और कैंसरी सेम हफ्ते पे। नहीं नहीं नहीं, अमोनियम नाइट्रेट की हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि हमने नहीं बढ़ाना, हमने फ्यूल ऑयल ज्यादा रखना है। अच्छा, हमने फ्यूल ऑयल 8 रख दिया, चले। अब हमने रिएक्शन को इनिशिएट भी करना है, तो क्या करेंगे? प्राइमर। हम प्राइमर को क्या करेंगे बेटा? प्राइमर को क्या करेंगे? प्राइमर जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करेंगे। या इसमें देख रहे हैं कि आप वो जो आपको इनिशिएशन के लिए नॉर्मल कंडीशन में 10 कैप्स चाहिए, वहाँ पे कैप्स ज्यादा चाहिए, या आप 25 कैप्स लगा दें 25 या उसके इक्विवेलेंट प्राइमर लगा दें। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल कंडीशन में आप प्राइमर लगाते थे, वो प्राइमर जो है उससे ज्यादा स्ट्रोंग प्राइमर लगाएंगे ताकि वो इनिशिएट हो, वरना वो इनिशिएट नहीं होगा। तो हमने कहा है कि प्रॉपर इनिशिएशन बहुत जरूरी है। अगर जैसे मैंने साइकिल की एग्जांपल दी है, अगर प्रॉपर पुश नहीं मिलेगा, अगर प्राइमर कंपेटेबल नहीं होगा एक्सप्लोजिव के साथ, तो वो प्रॉपर इनिशिएशन नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉपर रिएक्शन एंड देयर विल बी नो प्रॉपर जो है रिलीज ऑफ एनर्जी, और सब्सिक्वेंटली आपके पास फ्रेगमेंटेशन अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला है। प्लीज अटेंडेंस आप मार्क कर दीजिएगा ग्रुप्स में। ठीक है, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है वो